नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार माँ ने अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए कहा कि बेटा ये तुम्हें एक मैं लकड़ी का टुकड़ा देती हूं, इसे तोड़ो, टहनी देती हूं, इसको तोड़ो, स्टिक देती हूं, इसको तोड़ो। बच्चे ने उसे मोड़ा और बड़े आराम से तोड़ दिया। फिर माँ ने एक डंडी के साथ 5 डंडियां और जोड़ दी। बच्चे को उसे तोड़ने में मेहनत करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी। फिर माँ ने उसको पूरा एक गट्ठर दे दिया टहनियों का और कहा अब इसे तोड़ो। वो तोड़ नहीं पाया। माँ ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, देखो अगर तुम संगठित रहोगे, अगर तुम एकजुट रहोगे, अगर तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो तुम फिर दुश्मन जो है, जो विरोधी है, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी एकजुटता ही तुम्हारी शक्ति है। देखिए भारतवर्ष जो देश है ये बाकी देशों से अलग है। विश्व का सबसे सुंदर देश है, सबसे सुंदर गुलदस्ता है और हमारे देश में अलग अलग रीतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं। तमिलनाडु की अलग हैं, तेलंगाना की अलग हैं, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की अलग हैं, बंगाल की अलग हैं। खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, शादी करने के तरीके अलग हैं, पूजा पद्धति अलग है, इष्ट अलग हैं, धर्म हैं। सारे धर्म करीब करीब पूरे वर्ल्ड में जो होंगे वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो हमारी जो ये विविधता है ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति और ये बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अगर इसको सहेजा जाए, अगर इसको डेवलप किया जाए तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। और विदेश के लोग, विश्व के लोग इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें ब्लैक्स भी हैं, ब्राउन्स भी हैं, व्हाइट्स भी हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं। लेकिन ये एकजुट कैसे हैं? ये एक संयुक्त परिवार की तरह से कैसे रहते हैं? अगर आप विदेश में जाके बात करें, उनको इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में संयुक्त परिवार है। बल्कि मेरा बेटा एक एमबीए इंस्टीट्यूट में था और हर हफ्ते वो मेरे से मिलने घर आ जाता था, हमसे मिलने घर आ जाता था। तो फिर बाद में उसके जो विदेशी मित्र उसके कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने उससे पूछा कि यार तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी 20 साल की उम्र हो गई, अभी भी माँ बाप से मिलने हर सैटरडे संडे को जाते हो? तो उनके लिए एक विचित्रता है। हमारे भारतवर्ष की जो परंपराएं हैं वो उनके लिए अलग है। जो एक संयुक्त परिवार, बहुत सारे लोगों का साथ रहना, एक रसोई में खाना बनना, ये बहुत ऐसी चीज है जो विदेश वाले इसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो भारत एक अलग प्रकार का गुलदस्ता है और जिसमें हम लोग को एग्जिस्ट करते रहे, जिसमें हम सरवाइव करते रहे और पूरे विश्व को हम दिखाते रहे कि हम लोग एकजुट होकर कैसे रह सकते हैं। क्योंकि ये पूरी गट्ठर थी एक डंडियों की, तो इसे कभी कोई तोड़ नहीं पाया। आपने देखा 1962 का युद्ध देखा, आपने कभी ये नहीं सुना कि ये हिंदू आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान नहीं बढ़ रहे, सवर्ण बढ़ रहे हैं, दलित बढ़ रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सवर्ण, बैकवर्ड, सब बिना भेदभाव के एक भारतीय की तरह, एक देशवासी की तरह, एक संयुक्त परिवार की तरह देश के साथ खड़े रहे। यही 1965 में आपने देखा, यही 1971 में देखा, यही आपने कारगिल में देखा। तो देश की मजबूती जो है ये इसीलिए बनी रही कि हमने सबको समेटा, सबको सहेजा। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में कही थी। अगर आप यूट्यूब निकाल के देखेंगे, उनके भाषण को देखेंगे, तो उन्होंने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, जो ये है जिसकी वजह से हिंदुस्तान इतने वर्षों तक एकजुट रहा और ताकतवर बनता रहा। लेकिन अगर हिंदुस्तान में धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति वालों के बीच में भेद डालने का किसी ने कुप्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, तो देश के लिए बड़ा हितकारी हो सकता है। ये बाकी सबने सोचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी भाई ने, चंद्रशेखर ने, वीपी सिंह ने, आई.के. गुजराल ने, मनमोहन सिंह ने, अटल जी ने, सबने सोचा। ये जो विचित्र घटना घट रही है पिछले 10 साल के अंदर, आखिर देश के सत्ता में बैठने वाले लोग चाहते क्या हैं?
ये हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, ये हमें साउथ नॉर्थ में बांटना चाहते हैं। और जो हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति और परंपराएं हैं, जो एकजुट रहकर एक दूसरे की भाषा को न समझ पाने के बावजूद एकजुट रहने की है, उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर मुसलमानों को आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, अगर उनकी पूजा पद्धति से आपको कोई परेशानी है, अगर उनकी शादी करने के तरीके से आपको कोई परेशानी है, या साउथ में जो चीजें होती हैं उससे अगर आपको परेशानी है, आपकी अपनी सभ्यता संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन आप अपने जो परंपराएं हैं उसका पालन कीजिए, उनको अपनी परंपरा का पालन करने दीजिए और एकजुट रहिए, संयुक्त परिवार की तरह रहिए, जैसे माँ ने अपने बच्चे को शिक्षा दी थी। अभी अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया है और इन्हीं बातों को उन्होंने रेखांकित किया है, क्योंकि उनको ये समझ में आता है, युवा है, मेहनत करने वाले हैं, जोशीले हैं, ऊर्जा से भरे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश वाले रहते हैं, जैसे गुजरात के और राजस्थान के लोग रहते हैं, वैसे ही तमिलनाडु और कर्नाटका तेलंगाना वाले रहने लगे हैं, तो ये अपेक्षा मूर्खतापूर्ण है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी परंपरा सभ्यता अलग है। जैसा उन्होंने बताया, या हमारे नॉर्थ इंडिया में जब हम लोगों की शादियां होती हैं तो 7 फेरे होते हैं। साउथ इंडिया में तेलंगाना वगैरह में 7 फेरे नहीं होते हैं, उनका जो शादी करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हमारे उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में काफी लोग शाकाहारी हैं, काफी लोग मांसाहारी हैं, लेकिन अगर शाकाहारी ये प्रयास करेंगे कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, या मांसाहारी प्रयास करेंगे सब लोग मांसाहारी हो जाएं, या सब लोग, जैसे तमिलनाडु में लोग लुंगी पहनते हैं, हमारे नॉर्थ वाले भी, तमिलनाडु वाले चाहें कि हम लुंगी पहने या हम चाहें कि वो कुर्ता पजामा या पैंट कमीज पहने, वो परंपराएं अलग हैं, वो बड़ा आपस में मतभेद पैदा हो जाएगा और हमारा जो एकता अखंडता है वो खतरे में पड़ जाएगी। रेवंत रेड्डी जी ने यह भी बताया कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आज भी बहुत मंदिर ऐसे हैं, अति बहुतायत में मंदिर ऐसे हैं, जहां भी कोई महत्वपूर्ण जब पूजा जब होती है तो उनके यहां पशु बलि चढ़ाई जाती है आज भी। बल्कि जो पत्रकार महोदय इंटरव्यू उनका कर रहे थे, उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया कि इस इंटरव्यू के बाद चलिए मैं आपको सारे मंदिरों में ले चलता हूं, दिखाता हूं किस प्रकार से ये होता है। हो सकता है कुछ गुजरात में ना होता हो, राजस्थान में ना होता हो, लेकिन ये साउथ इंडिया में होता है। तो उनका ये कहना मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर गुजरात राजस्थान में रहने वाले कोशिश करेंगे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले, तमिलनाडु वाले भी वैसा ही बिहेव करने लगे, तो ये देश के लिए अहितकारी होगा। जैसे बंगाल में या मिथिला प्रदेश में, बिहार में ज्यादातर लोग मछली खाते हैं, 365 दिन खाते हैं। जब उनके यहां कोई महत्वपूर्ण पूजा होती है तो अलग प्रकार की मछलियां बनती हैं, है उनका, हम लोग नहीं खाते। लेकिन अगर हम लोग सावन में नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते, नवरात्र में नहीं खाते, तो हमारी परंपराएं ये हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसे विविधता वाले देश में अपनी परंपराओं को दूसरी जगह थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता, एकता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, रेवंत रेड्डी जी ने एक और चीज बताई, और जो सही है, जो आंकड़े आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, खुद आप देख सकते हैं कि जो रेवंत रेड्डी ने कहा या जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि आप पिछले 10 साल का किस किस स्टेट में कौन कौन सी इंडस्ट्री लगवाई गई, मैंने जहां वो लगाना चाहते थे प्रोमोटर्स, उसके बाद किस प्रकार से उनको फोर्स किया गया कि वो इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश में ना जाए, तेलंगाना में ना जाए, तमिलनाडु में ना जाए, महाराष्ट्र में ना जाए, वो सब कुछ गुजरात में जाए।
हो सकता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मेरी सहानुभूति, मेरा प्यार अपनी मिट्टी के प्रति हो सकता है, मेरे को उत्तर प्रदेश से हो सकता है कि क्योंकि वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूं, देश की एकता अखंडता के लिए देखता हूं, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि जो मेरा भाई तमिलनाडु में रहता है, तमिल बोलता है, या जो आंध्र प्रदेश में रहता है तेलुगु बोलता है, या मलयाली है जो केरला में रहता है, वो भी मेरा भाई है। को एग्जिस्टेंस के लिए मुझे उसकी जो संस्कार है, उसकी जो संस्कृति है, उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल गुजरात का हो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर यूनिट आने वाली थी, फोर्स किया गया, वो वेदांता की यूनिट जो है गुजरात चली गई, इलेक्शन के पहले निर्णय हुआ। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इलॉन मस्क यूनिट लगाना चाहते थे तेलंगाना में, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि आप ये यूनिट लगाइए गुजरात में। तो गुजरात के अंदर अगर पूरी स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां के बच्चों को नौकरी मिल जाएंगी, बाहर के प्रदेश वाले गुजरात जाएंगे नौकरी करने, तो पलायन होगा, अर्बन स्लम्स बनेंगे गुजरात के अंदर, और जहां के लोग जाएंगे, जहां के बच्चे जाएंगे, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेंगी, निराशा आएगी और एक खाई बनेगी गुजरात में और बाकी प्रदेशों के बीच में, जो देश के लिए हितकारी नहीं। तो ये उन्होंने इलॉन मस्क के बारे में कहा। अच्छा, एक और अगर आप देखें, माननीय मोदी जी ने अडानी जी का, अंबानी जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि जो सोशल मीडिया में आया कि तेलंगाना के सीएम से अडानी जी की एक मीटिंग हुई और उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो तेलंगाना में लगा रहे हैं, जो शायद माननीय मोदी जी को पसंद नहीं आया। तो क्या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये उतने ही महत्वपूर्ण राज्य नहीं है जितने की गुजरात है? यह भी कहा रेवंत रेड्डी ने कि अगर मंत्रिमंडल का वो देखें, गठन देखें, तो इसमें कर्नाटका के कितने मंत्री हैं, तेलंगाना के कितने हैं, 4 विधायक वहां के एमपी हैं, नहीं है, सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं, बल्कि जो वित्त मंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो अगर देश के इस खूबसूरत गुलदस्ते को समेट कर रखना है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें हर स्टेट की अलग सभ्यता संस्कृति है और उसको मिला जुला के रखना है, तो आवश्यक होगा कि सबको उतना ही सम्मान मिले जितना कि प्रधानमंत्री महोदय के गृह राज्य को मिले। तो ऐसा न लगे देश की एकता अखंडता के लिए कि एक राज्य डोमिनेट करता है और बाकी राज्य उसके सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं, क्योंकि ये देश के लिए हितकारी नहीं होगा। उनसे यह भी पूछा गया साक्षात्कार में रेवंत रेड्डी से, ये कुछ कर्नाटका के मंत्री महोदय ने कुछ स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, सीधी सी बात यह है जो रेवंत रेड्डी जी ने बताया कि हम लोग 1 रुपए टैक्स में देते हैं तो हमको 50 पैसे का रिटर्न मिलता है, और कुछ स्टेट्स को 1 रुपए वो देते हैं तो उनको 6 और 7 रुपए मिलता है। तब क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किस कारण से मिलता है, बैकवर्डनेस की वजह से मिलता है, फॉरवर्डनेस की वजह से मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अगर ये भावना प्रबल होती है, अगर सदर्न स्टेट्स में भावना प्रबल होती है कि उनके हिस्से की चीजें नॉर्थ इंडिया को मिल रही हैं, तो नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूं मैं नॉर्थ इंडियन हूं, लेकिन मैं इस भावना से विचलित होता हूं कि साउथ इंडिया वालों में यह भावना है। मैं इस बात से विचलित होता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को अगर इंडस्ट्री नहीं लगी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल में, आपको याद होगा राजीव गांधी के जमाने में 4 फर्टिलाइजर प्लांट लगे थे, जगदीशपुर में लगा था, आमला में लगा था, और बड़े बड़े फर्टिलाइजर प्लांट लगे थे। तो आज जगदीशपुर के अंदर जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो इंडोगल फर्टिलाइजर जो बाद में टेक ओवर कर लिया बिरला ग्रुप ने,
आप उसकी अगर देखें तो वहां पे बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा रोजगार का सृजन हुआ उन फर्टिलाइजर प्लांट्स की वजह से। तो अगर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना है, उसको अंधविश्वास से हटाना है, उसको रोजगार दिलाना है, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ये यूनिफॉर्म हो, बल्कि उन एरिया में ज्यादा हो जो पिछड़े हुए हैं, जिससे पलायन ना हो, जिससे एक अलग प्रकार की फीलिंग डेवलप ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडस्ट्री देखो वो गुजरात में लगती है, बाकी स्टेट में नहीं लगती है। अब आप खुद सोचिए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उन्होंने आरक्षण का सिद्धांत उसमें सम्मिलित किया, रिजर्वेशन की बात की, क्यों की? जरा सोचने का प्रयास कीजिए क्यों की। और सब लोगों ने इसमें सहमति दी, चाहे राजा गोपाल सिंह, राजगोपालाचार्य हों, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हों या बाकी संविधान सभा के सदस्य हों। उन्होंने आरक्षण को इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें यह पता था कि एक ऐसा वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, जिसका हजारों साल से शोषण हुआ है, और अगर उसको मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया, अगर उसको ये महसूस नहीं कराया गया कि वी केयर फॉर यू, तो ये देश के लिए हितकारी नहीं होगा, अलगाव फैलेगा। क्योंकि वो समय डिफरेंट था जब इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी, लोग उसको सहन करते थे। अब तो संचार का युग है, खबरें फैलेंगी, अलगाव फैलेगा, देश के लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। और पिछले 75 साल में उसके फायदे भी हुए। आपने देखा प्रशासन में, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, दलितों को सम्मान मिला, ओबीसी को सम्मान मिला। तो जो भी आप निर्णय लें, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी कोई निर्णय लें प्रशासक, तो ये सोचें गरीब से गरीब आदमी पे इसका क्या अंतर पड़ेगा। हमें यह भी सोचना होगा कि जो भी बोलें राजनेता या जो भी करें, उसका असर देश की एकता अखंडता पे क्या होगा। अगर देश में धर्म पे बंटवारा होगा, जातियों पे बंटवारा होगा, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन पे बंटवारा होगा, शादी पद्धति पे बंटवारा होगा, कपड़ों पे बंटवारा होगा, पूजा पद्धति पे बंटवारा होगा, तो देश कमजोर होगा। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे देश की एकता अखंडता कमजोर हो और आइडिया ऑफ इंडिया पे ठेस पहुंचे, वो अनुचित है, ऐसा रेवंत रेड्डी ने बताया। अब मैं उससे सहमत हूं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो चीजों को बढ़ाया गया, जो क्यों बढ़ाया गया ये खुद मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली या शायद इसीलिए बढ़ाया हो गया कि चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव जीतने के माध्यमों के कारण अगर देश कमजोर होता है और इसके बावजूद इसको किया गया, समझदार लोगों द्वारा किया गया, बुद्धिमान लोगों द्वारा किया गया, सारी संपदा और सारी चीजें एक प्रदेश और बाकी को नेग्लेक्ट करना और उस भावना को दबाने का प्रयास हुआ, डबल इंजन सरकार और सिंगल इंजन सरकार के बीच में एक संघर्ष पैदा किया गया, जो कि डेमोक्रेसी के लिए खुद एक शुभ संकेत नहीं है। डबल इंजन सरकार और सिंगल इंजन सरकार का क्या मतलब है? अगर राज्य सरकार में तमिलनाडु वाले चाहते हैं डीएमके का शासन, अगर बंगाल में टीएमसी को वो चाहते हैं और केंद्र में अगर बीजेपी को चाहते हैं, क्या परेशानी है? लेट देम कोएग्जिस्ट। तो ये जो कोएग्जिस्टेंस की भावना है, एक दूसरे की सम्मान की भावना है, देश को एकजुट करने की भावना है, गट्ठर को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे विदेशी उसको न तोड़ सकें, और उस दिशा में प्रयास ना होकर बंटवारे से, डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत का फायदा उठा के जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, अगर किया जाए तो देश के लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। क्योंकि 2024 का चुनाव चल रहा है, इसलिए जब भी वोट देने जाएं, ये सोचें कि आपके वोट से देश की सभ्यता संस्कृति में आपस में जुड़ाव होता है, कोएग्जिस्टेंस की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल होती है या नहीं होती है। अगर देश मजबूत होता है तो आपका वोट देश की मजबूती की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप ऐसे वोट देते हैं जिससे
बंटवारा होता है, धर्म और समाज में बंटवारा होता है, तो वो दुखदाई होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश को एकजुट करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के सम्मान की आवश्यकता है, एक दूसरे की पद्धतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है और देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।